तो प्यारे साथियों, क्या हाल है? सब ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन्स के जवाब देना चाहता हूँ। वो 3 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं कमेंट्स में, मैसेजेस में, हर जगह पे। तो आज मैं उनको क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ। वो 3 क्वेश्चन्स हैं कि असाइलम केस को कितना टाइम लग जाता है? सेकंडली, डिपोर्टेशन अगर हो जाए, असाइलम केस रिफ्यूज़ हो जाए, तो क्या होता है? और थर्डली कि असाइलम के लिए केस कौन-सा हम फ़ाइल करें। तो आज मैं इन तीनों सवालों के आपको जवाब दूँगा, जिससे थोड़ी-सी सिचुएशन आप लोगों के लिए क्लैरिफ़ाई हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले पहला सवाल कि असाइलम के केस में कितना टाइम लग जाता है? असाइलम का केस जब हम लोग आए थे 2015 में, बहुत टाइम पहले, तो उस वक़्त तो जो हमसे पहले लोग बैठे हुए थे, वो तो असाइलम के केसेस पे 7-7 साल से बैठे हुए थे। 8-8 साल, 9-9 साल से बैठे हुए थे। बहुत लंबा टाइम, जो यानी कि उनके केसेस को हो गया था वहाँ पर। तो उस वक़्त यहाँ पर आयरलैंड में एक सिचुएशन थी, एक मूवमेंट चल रही थी इन रेफ्यूजी जो ऑर्गनाइज़ेशन थी, जो रेफ्यूजीज़ को सपोर्ट करती थी, उन एनजीओज़ की तरफ से एक मूवमेंट चल रही थी कि जी असाइलम के प्रोसेसिंग टाइम को कम किया जाए। तो असाइलम के प्रोसेसिंग टाइम को कम करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लाया, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके ज़रिए से उन्होंने असाइलम के केसेस का टाइम जो है प्रोसेसिंग का, वो काफ़ी कम किया। तो अब नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि जो पहला डिसीजन है असाइलम के केस में, वो इनिशियली इशू हो जाना चाहिए 6 मंथ के अंदर अंदर। अब जो असाइलम के केस का प्रोसेसिंग टाइम है, मैं उसके हवाले से आपको बात करूं कि ये जो गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार इस वक्त आपको नज़र आएंगे कि भाई 6 महीने में एक केस हो गया, फिर साल में एक केस हो गया, फिर 2 साल में एक केस हो गया। तो जो गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार इस वक्त हमें दिखाए जाते हैं, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। वो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम पीरियड देते हैं, जो कि बहुत थोड़ा है, 6 महीने, साल, 2 साल। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अदाद-ओ-शुमार दिए जाते हैं, वो पहले डिसीजन के हवाले से दिए जाते हैं कि आपकी असाइलम की एप्लीकेशन आई और इस पे जो गवर्नमेंट ने पहला डिसीजन दिया, वो कितने अरसे में दिया। अगर पहला डिसीजन हाँ या ना का 6 महीने में दे दिया, तो वो 6 महीने काउंट करेंगे। साल में दे दिया, तो वो साल काउंट करेंगे। अगर 2 साल में दिया, तो 2 साल काउंट करेंगे। इसमें वो अपील का और अपील पे गुज़रे टाइम का या उसके बाद के टाइम का काउंट नहीं कर रहे, उसको शामिल नहीं कर रहे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदे का पहले 6 मंथ में रिफ्यूज़ल आया है, तो गवर्नमेंट के मुताबिक उन्होंने डिसीजन दे दिए आपके लिए। लेकिन अगर आप उसको फर्दर आगे अपील में चैलेंज करते हैं और फिर अपील में फर्दर 6 मंथ या साल एक और लग जाता है, तो उस टाइम को गवर्नमेंट काउंट नहीं कर रही। तो आप ये ज़हन में रखें कि असाइलम के केस पे जो टाइम लगता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। बाज़ लोगों के लिए जिनको पहले 6 मंथ में डिसीजन या केस सक्सेसफुली मिल गया, कोई स्टेटस मिल गया, वो तो सक्सेसफुल हो गए, उनके लिए तो केस सॉर्टेड हो गया। लेकिन जिन लोगों को रिफ्यूज़ हो गया, उनके लिए केस का टाइम पीरियड बढ़ गया, तो वो आगे चल के साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक भी जा सकता है। हमारे होते-होते जो लोग आए थे असाइलम के केसेस में, उन लोगों के केसेस जब हाई कोर्ट में चले गए, कुछ लोगों के केसेस हाई कोर्ट में चले गए, तो वो हाई कोर्ट वाले केसेस जो थे, वो 5-5 साल तक ले गए थे। 5-5 साल उनके हाई कोर्ट में लग गए, फिर हाई कोर्ट ने एक पॉइंट डिसाइड किया, फिर वो केस वापस भेजे, फिर उनके केसेस उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली आगे फर्दर प्रोसीड हुए। तो ऑन एवरेज आप ज़हन में रखें कि 2 साल लग सकते हैं। जिसको जल्दी मिल जाए वो खुद को लकी समझे, और जिसको देर लगे तो वो समझ जाए कि ये रूटीन का प्रोसेस चल रहा है। तो ये डिफरेंट किस्म के प्रोसेसिंग टाइम हो सकते हैं। अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि जी असाइलम केस रिफ्यूज़ हो जाए तो क्या होता है? असाइलम केस जब आपका कंसिडर किया जाता है, तो असाइलम केस कंसिडर करते वक़्त आपको 2 स्टेटस के लिए कंसिडर किया जाता है, रेफ्यूजी स्टेटस और सब्सिडियरी प्रोटेक्शन। जब इन दोनों के लिए वो समझते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हैं, तो वो फिर एक तीसरी चीज़ के लिए आपको असेस किया जाता है, लेकिन वो असाइलम केस के एम्बिट से बाहर हो जाता है। वो उसके बाद मिनिस्टर की स्वाबदीद पे होता है। जो जस्टिस मिनिस्टर है, वो देखता है कि भाई इस बंदे को लीव टू रिमेन देनी चाहिए कि नहीं। अगर आपके केस में उनको ऐसे शवाहिद मिलें कि जिसमें उनको लगे कि इसकी जान को ख़तरा हो सकता है अगर इसे इसके मुल्क वापस भेजा, लेकिन ये रेफ्यूजी स्टेटस और सब्सिडियरी प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो तीसरी चीज़ लीव टू रिमेन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। वो मिनिस्टर की स्वाबदीद पे है, वो आपको देना चाहे दे दे, वो आपको रिफ्यूज़ करना चाहे रिफ्यूज़ कर दे। और उसमें वो फिर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं
कि आपका स्टेट के साथ कनेक्शन कैसा है, आप जो यहाँ पर रह रहे हैं आप कैसे रह रहे हैं, आप कोई वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप लोगों में घुल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, आप कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, आप कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसमें आपका काम भी देखा जाता है कि आप पैसे कमा रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर आपको लीव टू रिमेन की एक एप्लीकेशन जो है, लीव टू रिमेन का आपको जो एक स्टेटस है वो दिया जाता है या रिफ्यूज़ किया जाता है। तो अगर वो भी रिफ्यूज़ हो जाए तो उसके बाद फिर डिपोर्टेशन का प्रोसीजर शुरू होता है। डिपोर्टेशन मैंने ये देखा है इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो लोग डिपोर्टेशन पे पहुंच गए और फिर उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया, उन लोगों ने भी काफ़ी अर्सा टाइम गुजारा और फिर हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जिनमें उनको पेपर मिल गए अल्टीमेटली। आपका जब डिपोर्टेशन ऑर्डर इशू होता है तो एक मसला होता है कि गवर्नमेंट आपको कहती है कि आपने अपने जो करीबी आपका गार्डा स्टेशन है, यानी कि जिसे पुलिस स्टेशन कहते हैं, वहाँ पर जाके आपने मंथ में एक दफ़ा या जो भी वो आपको डेट दें, आपने अपनी प्रेजेंस मार्क करनी है। यानी कि उस सूरत में आपको जाना पड़ता है किसी न किसी पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाके आपको बेसिकली इमिग्रेशन के ऑफिस, वहाँ पर जाके आपको बताना होता है कि जी मैं अभी तक अवेलेबल हूँ और मैं आपकी स्वाबदीद पे हूँ, आप जब चाहें मुझे डिपोर्ट कर दें। उस सूरत में वो आपकी साइनिंग लगा देते हैं। तो आपको महीने में एक दफ़ा या 2 दफ़ा वो साइनिंग की डेटों पे जाना पड़ता है गार्डा स्टेशन, वहाँ पर जाके आपको अपने साइन करने पड़ते हैं और गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि जी आई एम स्टिल अवेलेबल एट योर डिस्क्रेशन। तो उस सूरत में ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों को पकड़ के उन्होंने फिर डिपोर्ट भी कर दिया है। सो डिपोर्टेशन का आर्डर आना वो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, लेकिन ख़तरा होता है कि वो आपको पकड़ के अरेस्ट करके आपको फ़्लाइट पे आपके कंट्री वापस भेज सकते हैं, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकेंगे कि वो आपको उठाएंगे, आपको जहाज़ में डालेंगे और आपको वापस भेज देंगे। तो डिपोर्टेशन में डिपोर्ट होने का ख़तरा होता है, लेकिन जिन लोगों ने चैलेंज किया उन लोगों ने यहाँ पर टाइम भी गुजारा, स्टे भी लिया और उसके बाद ऐसा भी हुआ कि उन लोगों को पेपर मिल गए, अल्टीमेटली लीव टू रिमेन मिल गई। तो डिपोर्टेशन के बाद चांस होता है, बट डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन है। बाद लोगों को यहाँ पर एमनेस्टी स्कीम मिल जाती है, यहाँ पर गवर्नमेंट को मुख्तलिफ़ किस्म की जो है स्कीमें लॉन्च करती रहती है, तो उस स्कीम के तहत बाद लोगों के पेपर हो जाते हैं, तो इस तरह के लकी चांस भी बन जाते हैं। फिर तीसरी बात ये कि जी मैं केस कौन सा डालूँ। जो केस है, केस के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ, केस मैं आपको उस हवाले से प्रॉपर गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे के हालात, हर बंदे के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि जी आप ये वाला केस डाल दें, तो हो सकता है वो आपके सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक ना हो। और दूसरी बात ये कि इस तरह की कम्युनिकेशन इलीगल भी है कि मैं आपको बताऊं कि आप ये वाला केस डाल दो, वो झूठ है। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा केस डालूं, तो फिर ये आपकी भी डिसऑनेस्टी है। तो आपको ना मुझसे पूछना चाहिए, ना मैं ऐसी कोई चीज़ बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपके जो पर्सनल सर्कमस्टेंसेस हैं उनके मुताबिक आपने ये देखना है कि जो भी केस आप फाइल कर रहे हैं उसमें आपकी जान को ख़तरा हो, आपकी जान पे बात आती हो, और जो गवर्नमेंट है, आपके मुल्क की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जो पुलिस है, एजेंसीज़ हैं, वो आपको प्रोटेक्शन ना दे सकती हूँ उस मसले में। अगर गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करती है पाकिस्तान में उस मसले में, तो फिर आपका केस नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर आपकी जान को ख़तरा नहीं है उस केस में, उस मसले में, तो फिर भी आपका केस नहीं बनता। तो फिर आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा इशू हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, ऐसे कौन से इशू हैं। वैसे तो नॉर्मली पाकिस्तान में हर बंदे की जान को ख़तरा है, लेकिन स्पेसिफ़िकली आपके पीछे कौन लोग हाथ धो के पड़े हैं वो आपने बताना है। और आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर सकती उन इश्यूज़ से, तो वो आपने बताना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। इस तरह का केस होना चाहिए जिसमें आपकी जान को ख़तरा हो और गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट ना कर सकती हो। उसकी एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिलीजन की बात करेंगे, अगर आप रिलीजन के बेसिस पे केस फाइल कर रहे हैं, तो रिलीजन में कादियानियों का एक इशू है कि कादियानियों की जो है वो नॉर्मली भी एक्सेप्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है, उनको नॉन मुस्लिम समझा जाता है। और इसी तरह गवर्नमेंट भी, स्टेट भी उनको नॉन मुस्लिम समझती है, वो प्रोटेक्शन नहीं देती। तो उनके खिलाफ बहुत सारी प्रोसिक्यूशन है। तो उनको आसानी से असाइलम केस, उनका केस हो सकता है, उनको आसानी से स्टेटस मिल सकता है। अब दूसरी एग्जांपल पॉलिटिक्स की मैं दूंगा कि आजकल जैसे पीटीआई पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जैसे इस वक्त क्रैकडाउन चल रहा है, तो क्रैकडाउन जो है वो आप देखें उसमें गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है।
गवर्नमेंट खुद ये कर रही है, उसमें स्टेट फंक्शनरी, स्टेट एजेंसीज जो हैं वो खुद इन्वॉल्व हैं, उसमें पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके खिलाफ बहुत सारे किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है। तो अगर आपको कोई पर्सनली इस किस्म का कोई केस दरपेश है तो आप आके सबूत दे सकते हैं कि जी ये इश्यूज़ हैं और इस तरह मेरे घर पे क्रैकडाउन हो रहा है और मेरी जान को खतरा है और स्टेट जो फंक्शनरीज हैं, स्टेट जो मशीनरी है वो मेरे खिलाफ चल रही है, तो उस सूरत में आपके केस होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। तो ये थे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। तो उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ समझा होगा, जाना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।